वंदे मातरम, जय भारत। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे। आप सब परिचित हैं कि लगभग 1 वर्ष पहले हमारा जेल जाना हुआ था। 2 महीने 3 दिन हम जेल में रहे और धारा 376 में जेल में रहे। इस 1 वर्ष के दौरान हमने इस धारा 376 के ऊपर खूब अध्ययन किया और अध्ययन करके जो हमने पाया वो ये पाया कि वर्तमान समय में ये एक बिना पूंजी का ऐसा व्यापार है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा संसाधन जुटाने नहीं पड़ते। केवल झूठ का प्रयोग करना है। कुछ पाखंडी लोग, ढोंगी लोग इसमें शामिल होते हैं और एक व्यक्ति का पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। आज लगभग 2 लाख लोग निर्दोष जेलों में बंद हैं और सड़ रहे हैं। 2 महीने 3 दिन जो मैंने बिताए, मैंने इन 2 महीने 3 दिनों में जो खोया वो खूब खोया और जो पाया वो खूब पाया। खूब अध्ययन किया, खूब रोया, खूब परेशान हुआ, लेकिन शायद परमात्मा ने, प्रकृति माँ ने और बाबा जयराम दास जी ने मुझे मेरे जीवन का वो सौपन दे दिया जो बचपन से मैं सोचता था। जब मैं 4th क्लास में था उस समय से मैं सोचता था कि ऐसे व्यक्ति की मदद करूं जिसका संसार में कोई ना हो, जो संसार में सबसे ज़्यादा दुखी हो। बचपन में एक भाव डेवलप हुआ कि जो व्यक्ति माँ बाप नहीं है जिसके, वो बच्चे ज़्यादा दुखी हैं। उस भावना के साथ कार्य प्रारंभ किया तो प्रकृति ने कुछ कैंसर के साथ हमारी मुठभेड़ करवाई। तो लगा कि कैंसर के रोगी और जो जिनके परिवार में कोई मरने वाला है वो बहुत दुखी हैं, प्रताड़ित हैं। और जिस समय हम जेल में गए और जो हमने उस जेल के दौरान जिया और जो हमारे परिवार के ऊपर बीती, किस तरीके से मेरा पिता 2 महीने तक बिस्तर पे रहा, माँ का वजन 20 किलो गिर गया, क्या परिस्थितियाँ रही, उनका मैं वर्णन आपके सामने नहीं करना चाहता। मैं खुद भी जेल से निकलने के बाद भी लगभग 8-9 महीने तक मैं डिप्रेशन में रहा हूँ। तो इन सब का जो सार निकल के आया वो सार ये कहता है कि जेल से ज़्यादा दुखी वर्तमान में जो मैं अनुभव करता हूँ इस संसार में कोई नहीं है। और ख़ास करके वो व्यक्ति कितना दुखी होता होगा जो व्यक्ति निर्दोष है। तो ऐसे निर्दोष, लाचार, बेगुनाहों की मदद करने की जिम्मेवारी प्रकृति माँ ने, बाबा जयराम दास जी ने हमें दी है। और इसी कड़ी में एक बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि गुरुकुल ने 3 निर्णय लिए हैं। पहला निर्णय, जब भी किसी के ऊपर झूठा आरोप लगेगा और उसकी आर्थिक स्थिति खराब है तो उसको निःशुल्क वकील प्रोवाइड करने की व्यवस्था हमारा गुरुकुल करेगा। दूसरा जो निर्णय लिया है, क्योंकि ये धारा के दुरुपयोग के माध्यम से बहुत लोग प्रताड़ित हैं तो इस धारा में परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए जो लोग इससे प्रताड़ित रहे हैं उन सब की जो है स्टोरी धारा 376 एक यूट्यूब चैनल बनाया गया, उसके ऊपर प्रकाशित की जाएगी और भविष्य में प्रयास रहेगा कि इसके ऊपर एक पूरी फिल्म बने ताकि समाज में जागरूकता आए कि आखिर हो क्या रहा है। तीसरा हमने निर्णय लिया है कि जो भी व्यक्ति इस धारा में प्रताड़ित हुआ, प्रताड़ित होने के बाद जीत के आया, यानी कि उसको सजा नहीं हुई, जीत के आने का मतलब है उसको सजा नहीं हुई, उस व्यक्ति को हमारा संगठन सम्मानित करेगा। अगर आपके ऊपर कोई फर्जी आरोप लगता है या आपको भय है, कोई आपको जो है ब्लैकमेल कर रहा है, तो आप निश्चित रूप से स्क्रीन पे एक नंबर दिया जा रहा है, इस नंबर पे आप संपर्क करेंगे तो आपकी यथासंभव मदद करने का प्रयास ये संगठन करेगा और समाज को जो है जागरूकता का कार्य भी ये संगठन करेगा। और मैं सबको एक बात कहना चाहता हूँ कि आप मूल्यांकन करो। धारा 376 का उद्देश्य ये था कि जब कोई पुरुष किसी महिला की इच्छा के विरुद्ध जबरन उसके साथ संबंध बनाए, तलवार के दम पे, बंदूक के दम पे या 4-5 पुरुष पकड़ के उसके साथ ऐसा करें, ये इसका इंटेंशन था बलात्कार को रोकने का। आज हो क्या रहा है, खास करके निर्भया कांड के बाद
इस देश में सुप्रीम कोर्ट के इस प्रकार के जो है निर्णय आए हैं कि हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट उन पर बाध्य हो गया है। आप देखिए निर्भया कांड को समझिए। निर्भया जो बहन निर्भया थी वो रात्रि में लगभग 10 से 12 के बीच में, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, वो अपने मित्र के साथ, और आधुनिक समय के शब्दों का यूज करूं तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ वो दिल्ली जा रही है। इसमें कोई बुराई नहीं है मेरे दृष्टिकोण से। अब वहां पर कुछ गुंडे मवाली जबरन उनके साथ संबंध स्थापित करने की कोशिश करते, तो जो उसका मित्र है वो उसे बचाने के लिए कितना संघर्ष करता है। और इस कांड के बाद पूरा देश जो है पूरी तरीके से खड़ा हो गया और उन लोगों को सजा हुई, और होनी भी चाहिए, जितनी सजा हुई उससे 50 गुना ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज शायद उस निर्भया की आत्मा तड़प तड़प के रो रही है, क्योंकि जो निर्भया अपने मित्र के साथ थी, आज समाज में अधिकतर जो केसेज में जेलों में बंद हैं वो स्वैच्छिक संबंधों की वजह से बंद है। कैसे? देखिए, पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि दोषी कौन है। हम बात करते हैं भारतीय संस्कृति की, एक तरफ हम भारतीय संस्कृति और सनातन की बात करते हैं, तो सनातन को हमें समझना होगा। खुजराहो के जो मंदिर हैं वो भी सनातन का ही हिस्सा है। इस विषय पे मैं फिर कभी विस्तार से बात करूंगा। मेरे कहने का भाव ये है कि एक तरफ तो हमने पूरा का पूरा पश्चिमी संस्कृति को लागू कर दिया, हमारी एजुकेशन विदेशी, हमने जो हमारा खान पान था, जो हमारे ऋषियों का खान पान था, वो संयम शरीर में लेके आता था, जो शिक्षा थी वो मन में संयम लेके आती थी, संकल्प को मजबूत करती थी, गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति, इन सब को त्रास्त कर दिया। आज हमारा खान पान भी तामसिक हो गया, शिक्षा भी एक तरीके से तामसिक ही है और वातावरण भी तामसिक है। बच्चा जब बचपन में अपनी माँ के साथ, पहले दादी के साथ कहानी सुनता था, नानी के साथ कहानी सुनता था, तो उसे ऐसी कहानियाँ सुनाई जाती थी जिससे उसका मानसिक स्तर मजबूत हो। लेकिन आज क्या होता है, आज से 10 साल पहले तो माँ और छोटा बच्चा साथ टीवी देख रहे होते थे, तो उस टीवी में हम क्या ग्रहण कर रहे होते थे, हम ग्रहण कर रहे होते थे कि आज 99.9% फिल्में जो बनती हैं वो लड़का लड़की के ऊपर ही बनती हैं। वो एक ही चीज़ सिखाती है, प्रेम। प्रेम का अर्थ भी उन्होंने यही बता दिया है कि लड़का लड़की है तो प्रेम है, चाचा ताऊ का प्रेम, भाई का प्रेम, जीवों से प्रेम, पेड़ों से प्रेम, वनस्पति, इन पे तो कोई चर्चा ही नहीं होती है। तो बचपन से बच्चा उस प्रेम को समझता हुआ बड़ा होता है, और दूसरी तरफ वो तामसिक भोजन का सेवन करता है, प्याज भी खाता है, लहसुन भी खाता है, सब कुछ खाता है, तो उसका शरीर उगलता है। हमने हमारे भोजन को हाइब्रिड कर दिया तो वो भी आपके शरीर को उगलता है। अब आप समझिए कि जब एक बच्चा 5 साल का होता है, 8 साल का होता है, तब वो अट्रैक्ट नहीं होता किसी महिला की तरफ, लेकिन जब वो 14, 15, 17 साल का होता है तो उसकी बॉडी के अंदर ऐसे हार्मोन विकसित होते हैं, और इसको सरल करूँ तो प्रकृति उसे जो है इस प्रकार से तैयार कर देती है कि वो जो विपरीत लिंग है उसके प्रति आकर्षित हो। और ये जरूरी भी है, जरूरी इसलिए है कि ये सृष्टि अगर चल रही है तो निर्माण के दम पे, नए लोग जन्म लेंगे, पुराने जाएंगे, तभी तो सृष्टि चलेगी। अगर पुराने जाते गए और नए लोग नहीं आए तो सृष्टि कैसे चलेगी। मेरा कहने का भाव है कि हमने हमारे बच्चों को संयम नहीं सिखाया। पहले हमारी प्राचीन परंपरा में बच्चों को संयम सिखाया जाता था, उनको बताया जाता था इसका महत्व क्या है, और उनको ब्रह्मचर्य का पालन सिखाया जाता था, ब्रह्मचर्य का अर्थ बताया जाता था, और पुरुष और महिला की शिक्षा अलग अलग होती थी। इसीलिए होती थी कि आप कितना भी सिखा लो, प्रकृति पे नियंत्रण पाना इतना आसान नहीं है। जब वो एक दूसरे के पास जाएंगे तो आकर्षण पैदा होगा, क्योंकि ये प्रकृति के द्वारा दिया गया है। तो इसीलिए शिक्षा में अलग अलग होती थी, बिटियाओं की अलग, बेटों की अलग। आज हमने सब को एजुकेशन कर दिया, सब कुछ ऐसा कर दिया कि लड़का लड़की संबंध बढ़ाए, तो दोषी ना लड़का है ना लड़की है, दोषी ये व्यवस्था है। और जब एक महिला पुरुष के साथ संबंध बनाती है, एक लड़का लड़की के साथ सहमति से संबंध बनाता है, तो प्राचीन समय में भी संबंध बनते थे लेकिन कम होते थे, लेकिन जब बनते थे तो दोनों ही पक्षों को समझाते थे। लेकिन आज समझाते नहीं हैं, आज सीधी एक FIR लड़की के पक्ष की तरफ से की जाती है कि जी रेप कर दिया,
और जबकि सब कुछ सहमति से होता है। मैंने इतने केसों का अध्ययन किया है जहां पे 2-2 साल तक संबंध बढ़े और उन लोगों ने विवाह भी किया, विवाह की फोटोग्राफ भी है। किसी ने करणी माता के मंदिर में जाके विवाह किया है, किसी ने आर्य समाज के मंदिर में विवाह किया है, और उसके बावजूद भी उन पे बलात्कार के आरोप लगे। और बलात्कार के आरोप लगे, वो महिला के ऊपर क्या बीतती है, उस लड़की के ऊपर क्या बीतती है जिसने स्वेच्छा से संबंध बनाए और परिवार उसको मारता है, पीटता है, और मजबूरी में वो पुलिस में जाके कहती है कि जी मेरे साथ जबरदस्ती किया गया, मुझे भुड़का के ले गया। वो जिंदा लाश बन जाती है। ऐसी बहुत सारी बेटियों को मैंने देखा है, ऐसी बहुत सारी महिलाओं को मैंने देखा है जिन्होंने दबाव में आके आरोप लगाया, और आज वो जिंदा लाश की तरह खड़ी है, स्टेचू की तरह खड़ी है। और खेल क्या खेला जाता है, लड़का जेल में जाके सड़ता है, परिवार दबाव में आता है, और एक समझौते का ग्राउंड तैयार होता है, और उस समझौते के ग्राउंड में मुख्य भूमिका निभाता है पैसा। आज जन्म से लेके मरण तक हर व्यक्ति के लिए पैसा महत्वपूर्ण हो गया है। नैतिक मूल्य इतने गिर गए हैं कि जो बाप, जो पिता, जो भाई जिस बच्ची को पालते हैं उसकी इच्छाओं का भी ध्यान नहीं रखा जाता, और कुछ पैसे लेके समझौते कर लिए जाते हैं। इतना बुरा हाल हो गया है कि इसे मैं अगर कड़वे शब्दों में कहूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि आप लोगों की भावनाओं को ठेस पहुँचेगी, लेकिन मुझे कहना पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं कहा आज मैं तो शायद मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊंगा। जो पिता ऐसा करता है, समझौता करके लड़की के द्वारा स्वेच्छा से बनाए हुए संबंधों में पैसे लेता है, वो पिता शायद इस संसार का सबसे गिरा हुआ पिता है। उससे ज़्यादा गिरा हुआ पिता नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये तो अपनी बेटी को बेचने जैसा हो गया, अपनी बेटी की आत्मा को बेचने जैसा हो गया। तो मेरी समाज से प्रार्थना भी है कि आप जागें और इस प्रकार का कार्य करने वाले लोगों का बहिष्कार भी करें, और एक नियम समाज में पंचायतों के माध्यम से पुनः बने। अधिकतम केसेज ऐसे ही होते हैं, या कुछ केसेज ऐसे भी होते हैं कि शादीशुदा एक पुरुष है, दूसरी भी शादीशुदा महिला है, एक्स्ट्रा अफेयर आपके स्थापित हो गई। विषय वही है कि सहमति से सब हो रहा है। और एक जो बहुत लिमिटेड केसेज में होता है, वो केसेज होते हैं कि कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसे ना खरीदा जा सके, ना रोका जाए, उसे फंसाया जाए। उदाहरण के लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, मैं अपना उदाहरण नहीं, मैं एक और उदाहरण देता हूँ। संत आसाराम बापू जी, आप कल्पना कीजिए, जिस व्यक्ति की उम्र 60 से अधिक है, जिसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, क्या वो व्यक्ति इन सब व्यवस्थाओं को बना नहीं सकता पैसे से? दुनिया में कितने देश हैं जहाँ पर सब कुछ होता है, सब कुछ मिलता है, और भारत में भी सब कुछ और होता है। मुझे नहीं पता सत्य क्या है, लेकिन आसाराम बापू के एक एक आश्रम पे मैं आज भी जाता हूँ, जो गौ सेवा वहाँ पर हो रही है, और उनको जितना मैंने समझा है, जो ईसाइयत के ऊपर प्रहार, तेजी से भारत में ईसाइयत फैल रही है, उसके ऊपर जो प्रहार उन्होंने किया था, शायद ही किसी ने किया हो। इतना धर्मांतरण उन्होंने रोका था। मेरी समझ ये कहती है कि शायद इसीलिए आसाराम बापू को फंसाया गया। उनकी पूरी एफआईआर आप पढ़ोगे तो आप समझ पाओगे। तो एक कारण ये होता है कि किसी व्यक्ति को जो है, जिसे खरीदा ना जा सके, और विदेशियों को अपने लक्ष्य हासिल करने होते हैं, तो वो इस तरीके से अपने लक्ष्य को हासिल करते हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को भी बहुत समय तक ऐसा मानना है, बहुत सारे तथ्य हैं उस पर, बहुत समय तक उनको जो है उनकी कुछ संबंधों की वजह से उनसे गलत एग्रीमेंट भी साइन करा, और बहुत सारे प्रधानमंत्री हैं, मैं किस किस का नाम लूँ, ये एक पूरी चेन सिस्टम है। तो दूसरे प्रकरण में इस तरीके से व्यक्ति को नीचे गिराया जाता अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए। तो इन सब विषयों को अध्ययन करने के बाद हमने ये निर्णय लिया है कि हम तीनों केसेज में मदद करेंगे। अगर कोई व्यक्ति जीत कर आया है, निर्दोष था, तो उसको सम्मानित करेंगे, उसका वीडियो हमारे चैनल धारा 376 पे प्रकाशित करेंगे। किसी पे अभी भी आरोप लगा है तो उसकी हम पूरी यथासंभव मदद करेंगे, उसको निःशुल्क वकील प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे, और इसके ऊपर एक पूरी पिक्चर हम बनाएंगे
ताकि समाज में जागरूकता फैले। और इसके अतिरिक्त जो एक महत्वपूर्ण काम है वो हम कानूनी लड़ाई हमारी पैरेलल चल रही है। कानून मंत्री और सभी को हम लिख रहे हैं, कुछ को लिख चुके, कुछ को ज्ञापन दे चुके और आगे भी हम इसे दे रहे हैं। एक रिट पिटिशन भी इस पर फाइल करने की तैयारी हम कर रहे हैं कि आखिर क्यों 90% पुरुष बरी हो जाते हैं। हमें बस कुछ मांग रखनी है कि पहले तो इस धारा को नॉन बेलेबल बनाया जाए। ठीक है, आरोप लगाओ लेकिन नॉन बेलेबल। दूसरा इसमें कि 3 साल पहले रेप किया, 1 साल पहले, कितना सीसीटीवी फुटेज आदमी रखेगा, कितने सॉफ्टवेयर अपने शरीर पे मैं लगाऊं, मुझे आज भी भय लगता है कि पता नहीं कौन आके आरोप लगा देगा। तो सबसे प्रार्थना थी इसकी जागरूकता करें। और धारा 376 करके एक चैनल बनाया है यूट्यूब का, उस चैनल पे इससे संबंधित वीडियो स्टोरी चलाई जाएंगी, आप उस पर देख सकते हो। और ऐसा कोई प्रताड़ित व्यक्ति रहा है तो वो आगे आए, उसकी स्टोरी हम इस पर चलाएंगे। आप सबका प्रेम और सहयोग इसी तरीके से बना रहा तो वो दिन दूर नहीं कि धारा 376 में वो सारे परिवर्तन हम करवाएंगे जिसकी वजह से इसका दुरुपयोग होता है। वंदे मातरम, जय भारत, जय धरती माँ, जय गौ माता।